नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम भारत यानी कि इंडिया और चाइना इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे हम कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जिसमें से कि हम देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ कैसे चल रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी कैसी है और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम और इन सब के लिए कौन कौन से पॉइंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं और वर्ल्ड के अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो क्या कहती हैं कि भारत का आने वाला जो दौर रहेगा, आने वाला जो समय रहेगा कैसा रहेगा। क्या हम चाइना को बीट करने वाले हैं? क्योंकि अक्सर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में या अलग अलग मीडिया संस्थाओं के द्वारा जो जारी किए हुए रिपोर्ट्स रहते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारा आर्टिकल हम पढ़ते हैं कि इंडिया जो है आने वाले समय में चाइना को बीट करने वाला है। क्या सही में ये बीट करने वाला है या हम बीट नहीं कर सकते हैं? कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया के सामने में हैं? चलिए इन्हीं पहलुओं को हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के द्वारा। ये 8 अप्रैल 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। इसमें कहता है इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एक्सीडेड चाइनाज एनुअली फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कुछ सालों से हम चाइना को बीट कर रहे हैं और इंडिया के जो ग्रोथ है जो कि एवरेजिंग कर रहा है 7.5% 2023 में, ठीक है ना, जबकि चाइना की जो है 5.2% ग्रोथ हुआ था जीडीपी में। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है ये 2026 तक 7% के आसपास रहेगी, जबकि चाइना की जो है काफी कम 4.6% के आसपास रहने वाली है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक टाइम्स का मानना है कि इंडिया की ग्रोथ काफी ज्यादा रहने वाली है एज कंपेयर टू चाइना। अच्छा है, ग्रो कर रहा है, चाइना से काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन हमको यह भी जानने की जरूरत है कि अभी करेंटली दोनों का जीडीपी में कितना बड़ा अंतर है। खैर, उस जीडीपी के अंतर को समझने से पहले एक और रिपोर्ट देखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट पॉलिसी एक्सपर्ट जो है, इनका क्या कहना है? इंडिया सरपासेस चाइनाज ग्रोथ रेट, इट विल कंटिन्यू डूइंग सो, ठीक है ना। यानी कि इनका भी मानना है कि इंडिया ने चाइना को बीट किया है, मतलब जीडीपी की ग्रोथ में, और आने वाले समय में कंपैरेटिवली भारत बेटर करने वाला है चाइना से। और अगर हम लोग पिछले 10 साल का अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं जीडीपी ग्रोथ का, तो यहां पर देख सकते हैं ये भारत का है जीडीपी ग्रोथ, ठीक है ना, और ये चाइना का है। तो 2014 से अगर देखते हैं तो 2014 में इंडिया का 7.5% जीडीपी ग्रोथ था, चाइना का कम था, इंडिया से 7.3 था। 2015 में 7% था, इसका कम था इंडिया के कंपैरिजन में। 2016 में 7.1 था और चाइना का कम था, 6.7 था। 2017 में इंडिया का 6.6 था, चाइना का हल्का सा ज्यादा था, 6.8 था, यानी कि प्लस साइड में था। उसके बाद हम देख सकते हैं 18 में 6.8, 6.6, 6.1, 6.1 यहां पर तो बराबर है, यहां पर भी चाइना का कम है। 2020 की अगर बात करें, कोविड का टाइम था, भारत का माइनस में था जीडीपी, ठीक है ना, काफी इंपैक्ट था कोविड का, यहां पर प्लस में इसका रहा है। 2021 में बहुत ही सब्सटेंशियल इंडिया ने जंप लिया है, 9.8 का ग्रोथ आया हुआ है और चाइना का 8.1। हालांकि चाइना ने भी काफी रिकवर किया है, लेकिन इंडिया ने उसको बीट किया है, 9.8% के तौर पे ग्रो किया है। 2022 में 6.8 है, काफी कम हो गया है चाइना का 3.5, और यहां पर अभी 5.5 है। 2023 में भारत का चाइना से ज्यादा है। हालांकि थोड़ा डाउनफॉल हुआ है इंडिया का भी, लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें दोस्तों, तो पिछले 10 सालों में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है चाइना से कहीं बेहतर है, ठीक है ना। बेहतर तो है, हम ग्रो कर रहे हैं, इससे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करते दोनों के लेवल का, तो दोस्तों इसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम लोग चाइना का देखते हैं, अभी 2023 की अगर बात करें, तो चाइना का जो नॉमिनल जीडीपी है बिलियन डॉलर में देखते हैं अगर, तो ये करीबन 17,662 बिलियन डॉलर, यानी कि 17.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि इंडिया की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, यानी कि लगभग 5% से ज्यादा बड़ा है चाइना की इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर इसी को अगर हम देखते हैं, ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये प्रेडिक्शन है, उनका कहना है कि इन सालों में इस तरीके से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं चाइना का और इंडिया का ग्रोथ, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि चाइना का जो ग्रोथ है, हालांकि इनका जो जीडीपी है बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा गैप को कम करता हुआ जा रहा है। तो 2023 में हम जो देख रहे हैं करीबन 5 गुना जो है चाइना की जीडीपी, ये 2029 के आते आते
इंडिया का प्रोजेक्शन है कि 6.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया की, और चाइना का 24.84, जो कि लगभग 4 गुना बनता है। यानी कि हमने थोड़ा सा गैप ब्रीच किया है, फिलहाल में 5 गुना है, इसको कम कर दिया थोड़ा सा 4 गुना। लेकिन अभी भी दोस्तों अगर देखें तो चाइना बहुत ही बड़ा इकोनॉमी है एज कंपेयर टू इंडिया 2029 में भी अगर हम लोग देखें तो। और आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है कि चाइना जो है करीबन देखिए 2029 में इसका परसेंटेज जीडीपी ग्रोथ जो है डाउनफॉल आ रहा है 5.2 से 4.6, 4, 3.7, 3.5। तो ये अंदाजा है, बाकी चाइना अपने तरफ से कोशिश कर रहा है रिवाइवल करने की, लेकिन काफी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका और चाइना के बीच में काफी सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और काफी सारी जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाइना से निकल के दूसरे कंट्रीज में जा रही है, जिससे कि इंडिया को भी काफी फायदा हो रहा है। अगर इंडिया की बात करें ग्रोथ की, तो इंडिया का जीडीपी हम लोग देख सकते हैं 7.8% 2023 का, और यहां पर देखिए लगभग सेम लेवल में चल रहा है। यहां पे थोड़ा सा डाउन हुआ है 6.4। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी अपने तरफ से काफी कोशिश कर रही है, और मुझे तो बहुत आशा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ये पॉजिटिव ही रहने वाली है। 6.4 का प्रेडिक्शन है आईएमएफ का, लेकिन अगर आप देखोगे तो आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का जो भी प्रोजेक्शन रहता है, मोस्टली इंडिया का जो एक्चुअल रहता है उससे थोड़ा सा बीट करता है, थोड़ा सा प्लस में ही मोस्टली रहता है, ठीक है ना। और मुझे पूरी आशा है कि ये 6.4 से प्लस में जाएगा 2029 के आसपास। तो दोस्तों अगर हम लोग जीडीपी का कंपैरिजन करते हैं भारत और चाइना की, तो 1990 से अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहां पर 2020 तक का दिखाया गया है। चाइना का जो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ये ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ठीक है ना, और इंडिया का जो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ये दिखाया गया है ऑरेंज कलर में। तो देख सकते हैं हालांकि दोनों में इंप्रूवमेंट है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में जो गैप्स हैं काफी बढ़ता हुआ सा चला गया है। चाइना कहीं ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर अब एक सवाल आता है कि आखिर ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। अगर इसको मोटे तौर पर हम लोग बात करें तो बेसिकली इस तरीके से समझिए कि चाइना की अगर 1 लाख युआन है और इंडिया का अगर 1 लाख रुपया अगर है, तो चाइना अपने उस पैसे से कितना सामान खरीद सकता है चाइना में, और इंडिया में सेम सामान को खरीदने में कितना पैसा लगेगा। ये जो डिफरेंसेस रहता है, इस डिफरेंसेस को वर्ल्ड बैंक परचेजिंग पावर पैरिटी से दिखाने की कोशिश करता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि डॉलर के कंपैरिजन में इंडिया का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है 2023 में एक यूएस डॉलर जो है इंडियन करेंसी में 20.22 रुपीस का बन रहा है। यानी कि अगर इस तरीके से हम कहें कि $1 में यूएस में आप जो सामान खरीद सकते हैं, उस सामान को इंडिया में खरीदने में आपको 20.22 रुपीस लगेगा। इसको आप कन्वर्जन से कंपैरिजन करके मत देखिएगा। जैसे कि अगर $1 की बात करें तो करंटली मोटा मोटी 85-86 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर हम लोग देखें तो एक यूएस डॉलर जो 2023 में 20.22 का ही बन रहा है। तो दोस्तों हमने परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें कंज्यूमर बेस चाइना का और इंडिया का 2022 के हिसाब से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस में कंट्रीज हैं, यहां पर चाइना है और यहां भारत है, और वाई एक्सिस में हमारे पॉपुलेशन इन मिलियंस है। मोटा मोटी तौर पर भारत और चाइना का पॉपुलेशन लगभग बराबर सा ही है, हल्का सा इंडिया ने बीट किया है इनफैक्ट। तो यहां पर हम लोग देखें दोस्तों तो जो कंज्यूमर्स हैं, अब कंज्यूमर किसे कहेंगे, तो यहां पर कंज्यूमर लिया गया है जिसकी इनकम डेली की इनकम जो है $12 के आसपास, यूएस डॉलर के आसपास बनती है। तो 12 यूएस डॉलर, अगर मैं $1 को 85 रुपये मान लेता हूं तो 1000 रुपये के आसपास बनता है। तो कंज्यूमर वो हो गया जिसकी कमाई 1000 रुपया पर डे का बन रहा है। तो ये ब्लू कलर में कंज्यूमर्स हैं और ऑरेंज कलर में जो है ये पुअर एंड वल्नरेबल है, यानी कि ये गरीब तबका हो गया, और ये जो है कंज्यूमर्स हैं जो कि कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको अगर कंपैरिजन करते हैं 2022 के हिसाब से अगर हम देखें तो कंज्यूमर जो बेस है चाइना का 2022 में करीबन 900 मिलियन लोग हैं जो कि कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। और भारत में अगर देखें तो ये 473 मिलियन लोग आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पर डबल है, यानी कि जनसंख्या दोनों की बराबर है। आप अगर देखोगे यहां पे तो लेवल दोनों की बराबर है, यानी कि जनसंख्या की लेवल दोनों की बराबर है,
लेकिन कंज्यूमर बेस जो है चाइना का भारत का लगभग लगभग डबल है। मतलब जो लोग 1000 से ज्यादा रुपया कमा रहे हैं उनको कंज्यूमर यहां माना गया है, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग हैं चाइना में कहीं ज्यादा हैं, लगभग लगभग डबल है भारत के। अब जब कंज्यूमर डबल रहेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, मतलब ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो दोस्तों जो अर्थव्यवस्था चलती है ये कंज्यूमर के हिसाब से चलती है। अब कंज्यूमर आपके डोमेस्टिक हो चाहे तो बाहर वाले हों, डिमांड बढ़ेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो किसी और जगह से खरीदेंगे, है ना, फिर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, साइकिल बनता है, यानी कि एक कंपनी बहुत सारे और भी कंपनियों पर डिपेंडेंट होती है। तो जब एक कंपनी का डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट का, वो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेगा तो वो बहुत सारे लोगों से रॉ मटेरियल या सर्विसेज वगैरह लेगा, तो उनकी बिजनेस बेटर होगी, फिर वो दूसरों से और खरीदेंगे, ठीक है ना, या दूसरों को सर्विस देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, साइकिल बन जाता है और बिजनेस क्या होता है, बूम करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो कंज्यूमर बेस जो है एक प्लस पॉइंट है चाइना का, जो कि लगभग लगभग भारत से डबल है। और पुअर लेवल अगर देखें तो यहां पर 524 मिलियन लोग हैं जो कि गरीबों की श्रेणी में आते हैं, है ना। और भारत का अगर देखें तो ये भी लगभग लगभग डबल ही है। तो यहां पर जो गरीबी का जो लेवल है, जिनकी कमाई पर डे की $12, 1000 रुपये से भी कम आ रहा है लगभग लगभग, ये काफी ज्यादा है। तो इनको इंप्रूव करके ब्लू को बड़ा करने की जरूरत है, ठीक है ना। बड़ा कैसे होगा, हमारा इंडस्ट्री बेस बड़ा होना चाहिए, लोगों की अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए। जब अर्निंग बढ़ेगी वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, है ना। और जब बेसिक नीड से वो निकल के आएंगे, हम मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की जानते हैं, है ना। इंडिया की अभी जो जनसंख्या है यहां पर, ये मोस्टली स्ट्रगल करती है बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। जब उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, बेसिक नीड को जब वो फुलफिल करेंगे, तब क्या होगा, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर अर्थव्यवस्था की साइकिल भी चलेगी। आइए हमने बात किया एक्सपेंडिचर के बारे में, तो इसका भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ऑरेंज कलर से चाइना को दिखाया गया है और ब्लू कलर से इंडिया को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर बाय कैटेगरी, और ये भी यूएस डॉलर में है, बिलियन में दिखाया गया है। 2022 का दिखाया गया है चाइना का और 2021 का दिखाया गया है इंडिया का, ठीक है ना। खैर एक कंपैरिजन है। तो अगर हम लोग देखें पहला कैटेगरी जो बनता है फूड, टबाको और लिक्विड, शराब वगैरह जो भी है, तो यहां पर देखें हम लोग तो चाइना में 1568 बिलियन डॉलर की लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, 2022 में एक्सपेंसेस किया था। और इंडिया का जो एक्सपेंसेस है 655 बिलियन डॉलर की है, यानी कि लगभग लगभग आधे से कम है। दूसरा जो कैटेगरी है हाउसिंग का है। अब हाउसिंग में अगर देखें तो बहुत बड़ा आपको गैप नजर आएगा, यहां पर काफी बड़ा गैप है। हाउसिंग में इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है 2021 में जो है 256 बिलियन डॉलर का है, जबकि चाइना का जो है 1233 बिलियन डॉलर का है। काफी बड़ा गैप है दोस्तों यहां पे। हालांकि जो चाइना का जो फोकस है इस पर काफी क्वेश्चन मार्क भी आता है। चाइना में देखा गया कि बहुत सारी जगहों में घोस्ट टाउन बनाया गया है, घोस्ट मॉल आपको नजर आएंगे। चाइना की जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोकस करती है। फोकस इन द सेंस उन्होंने तो आंख बंद करके कंस्ट्रक्शन वगैरह किए हुए हैं काफी सारी जगहों में, और इनफैक्ट जबरदस्ती खरीदने के लिए भी प्रेशराइज करते हैं। तो बहुत सारे वहां पर कॉलोनीज है, बहुत सारे मकाने जो बनाए गए हैं खाली पड़े हुए हैं, लोगों के पास में मल्टीपल मकाने हैं, खरीद खरीद के उन्होंने छोड़ा हुआ है, वहां पर रहने वाले लोग नहीं है। तो आपको जगह जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आएंगी, लेकिन रहता कोई नहीं है। और एक स्टडी में तो ऐसा भी बताया गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है चाइना की, उनके पास में इतने मकान हैं कि वो शायद डबल जितनी जनसंख्या है, अगर डबल भी कर दिया जाए तब भी वो नहीं भरेंगे, इतना उन्होंने मकाने बना लिया है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड कैटेगरी में चलते हैं। थर्ड कैटेगरी जो हमारा है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। तो यहां पर भी देखें तो इंडिया का एक्सपेंडिचर जो है 364 बिलियन डॉलर का है, और चाइना का जो है ये भी लगभग लगभग डबल है, 670। और चाइना ने काफी तरक्की किया है यहां पर। इनफैक्ट उनका जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, बहुत जबरदस्त ग्रो किया है अभी। हालांकि गवर्नमेंट वहां पर बहुत सब्सिडी देती है और बहुत सारी वहां के जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां ही हैं, तो जबरदस्त सब्सिडी देती है। और ईवी में तो आज के टाइम में चाइना का दबदबा बना हुआ है। टेस्ला अगर ले लेते हैं तो टेस्ला के अलावा जो बाकी जो बड़ी कंपनियां हैं ईवी मार्केट में सब चाइनीज है, और चाइनीज मार्केट ने इतना बड़ा दबदबा बना लिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में कि यूरोपियन कंपनियां और अमेरिकन कंपनियां तो घबराने लग गई है। अगर आपको इसके बारे में जानना तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारा है
एजुकेशन, कल्चर और रिक्रिएशन। तो दोस्तों इसका भी बहुत डिपेंड करता है आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम कितना है। आप रिक्रिएशन, घूमने फिरने में खर्चा तभी करेंगे जब आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम होगा। तो यहां पर देखें इंडिया का, हालांकि इंडिया में बढ़ा है, अभी काफी सारे जो स्टडी है बताती हैं कि इंडिया में रिक्रिएशन एक्टिविटी है बढ़ी है, लोगों ने काफी खर्चा किया, इनफैक्ट फॉरेन टूर भी काफी जा रहे हैं लोग इंजॉयमेंट करने के लिए। तो 2021 में 103 बिलियन डॉलर का है, तो चाइना में लगभग इसका 5 गुना है, ठीक है ना, 517 बिलियन डॉलर का है। हेल्थ केयर में भी चाइना जो है 5 गुना लगभग है, 4.5 गुना पड़ रहा है मोटा मोटी। हालांकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, इसके कुछ फायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है ना। आपको अगर लगता है कि डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान हैं तो कमेंट में लिख के बताइए। फायदे तो बहुत है, खैर मैं भी मानता हूं कि फायदे बहुत हैं, लेकिन चाइना का जो सिस्टम है उससे उनको कुछ फायदा भी मिलता है, कुछ पॉलिसी को वो बिना किसी रोक टोक के वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इंडिया में चाहे कोई भी सरकार हो, पॉलिसी अगर बनाती है तो रोड़े अटकाने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में लिख के हमको बताइए। नेक्स्ट जो दोस्तों हाउस होल्ड इक्विपमेंट का है, यानी कि टीवी, फ्रिज वगैरह जो हो गया जो आप खरीदते हैं, इसमें भी अगर देखें तो इंडिया जो है 58 बिलियन डॉलर खर्चा किया था 2021 में, चाइना ने 300 बिलियन डॉलर खर्चा किया है। कितना गुना है? 6 गुना लगभग, ठीक है ना। क्लोथिंग एंड फुटवियर में इंडिया 118, चाइना 286। ये मिसलेनियस है, इसको छोड़ देते हैं, हालांकि यहां पर इंडिया ज्यादा है लेकिन बहुत सारे मिसलेनियस में मिलकर चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें एक्सपेंडिचर भी देखें अगर, तो चाइना जो है कहीं ज्यादा करता है, अर्निंग भी 5 गुना ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही होगा, और एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होगा तो फिर वो इकोनॉमी को बूस्ट भी करता है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं कि चाइना जो है कुछ चीजों में बहुत ज्यादा आगे है इंडिया से और एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा है, अर्थव्यवस्था का बूस्ट भी करता है, तो क्या क्या कारण है, कुछ की डिफरेंशिएटर को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो है दोस्तों डेमोग्राफिक डिविडेंड। वर्ल्ड बैंक का मानना है, उनके 2022 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या का जो मीडियन एज है 28.4 ईयर्स का आ रहा है। चाइना का जो मीडियन एज है जनसंख्या की 38.4 ईयर्स है, यानी कि चाइना की जो जनसंख्या है भारत से कंपैरेटिवली ज्यादा एजेड है, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी आती है। तो इंडिया के लिए अभी कुछ सालों तक काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है बहुत जवान है, ठीक है ना, यंग है, और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है बहुत कुछ करने के लिए। तो हम चाहें तो अभी आने वाले कुछ सालों में, 15-20 सालों में तेजी से हम तरक्की करके इसका फायदा उठाते हुए हम काफी ज्यादा गैप जो है चाइना के साथ में हम ब्रिज कर सकते हैं। हालांकि हम काफी बार कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ में, क्या ये सही कंपैरिजन करना, ठीक है ना, इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। मैं भी बहुत बार सोचता हूं कि चाइना के साथ कंपैरिजन क्यों करते हैं हम, ठीक है ना, यूएस से कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं, यूरोपियन कंट्री से कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं। लेकिन हमारा नेबर है और काफी सारा हमारा उससे खटपट भी चलता है, ठीक है ना। और इंडिया में ये बहुत बार देखा गया कि हम बहुत सारी चीजों में चाइना के साथ में या पाकिस्तान के साथ में कंपैरिजन करते हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री है, इश्यूज भी बना हुआ रहता है। तो उसके लिए ही मुझे भी लगा कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यंगर पॉपुलेशन दोस्तों हमारे लिए काफी बड़ा बून है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन जो आने वाले दिनों में काफी कुछ कंजम्पशन करेगी, मकान लेंगे या मकान बनाएंगे तो उसमें टीवी, फ्रिज वगैरह खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बूस्ट मिलता है। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है ना, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था का साइकिल भी आगे भागता है। अब अगर बात करते हैं इनकम लेवल और डिस्पोजेबल इनकम की, मैंने कुछ हद तक बात भी किया था डिस्पोजेबल इनकम की। तो चाइना का दोस्तों जो डिस्पोजेबल इनकम है उनका मिडिल क्लास का काफी ज्यादा है, ठीक है ना। इंडिया का जो मिडिल क्लास है काफी छोटा है, चाइना का मिडिल क्लास अभी बड़ा है, और इंडिया के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है ये कंपैरेटिवली चाइना से काफी कम है। हमने देखा था डिफरेंसेस वगैरह। अगर ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें, जीएनआई की बात करते हैं पर कैपिटा की, तो चाइना जो दोस्तों 2022 में ये कहीं ज्यादा है भारत से। यूएस डॉलर 1,28,501 यूएस डॉलर आ रहा है पर कैपिटा, जबकि इंडिया का जो है मात्र 25,473 आ रहा है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है पर कैपिटा में, यानी कि जनसंख्या बराबर होते हुए भी चाइना के पास में जो पैसा है, चाइना के जो इंडिविजुअल के पास में जो पैसा है वो कहीं ज्यादा है, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड जो रहेगा ऑफ कोर्स बेटर रहेगा, ठीक है ना। और भारत में काफी हद तक हम स्ट्रगल करते हैं इसकी वजह से। तो सिर्फ जनसंख्या ज्यादा होने से नहीं चलेगा, हमारी अर्निंग भी ज्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए हमको सिर्फ सरकार को दोष नहीं देना दोस्तों, भारत के जनसंख्या को, भारत के लोगों को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।
इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हमेशा हर चीज में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ देखते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन जो आम पब्लिक है उनकी सोच क्या है इसके हिसाब से भी बहुत बार सरकार पर प्रेशर बनता है। आम जनता अगर सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढेगी, फ्री चीजें अगर ढूंढेगी, तो सरकार भी उसी के हिसाब से सोचती है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो अगर हम अपनी सोच को बदलना शुरू करेंगे तो सरकार पर भी प्रेशर बनता है और वो भी उस हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है। दोस्तों, इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, जबकि चाइना जो है अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। डेवलप कंट्री तो खैर चाइना को भी नहीं मनाता। अभी हमारी सरकार जो फिलहाल कह रही है कि 2047 तक हम डेवलप कंट्री बनेंगे, और काफी कुछ उपाय किए जा रहे हैं, काफी कुछ प्लान किया जा रहा है। खैर हम इस पर अलग कभी डिस्कशन करेंगे। तो चाइना जो है, चाइना भी डेवलप कंट्री तो खैर नहीं है, डेवलपिंग कंट्री उससे माना जाता है, लेकिन अपर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, और इंडिया जो है अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। अब चाइना के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी जो है उन्होंने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में जंप किया। चाइना का प्लान था कि दुनिया की जो सारी मैन्युफैक्चरिंग है हम करेंगे, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सब हमसे खरीदें। टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कार खरीदना है, कुछ भी खरीदना है। और इंडिया में कुछ सालों पहले तक तो आपने देखा होगा कि चाहे आप भगवान की मूर्ति खरीदते हो, राखी खरीदते हो, फटाखे खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, सब कुछ मेड इन चाइना आता था। अभी भी खैर हम बहुत सारी चीजों में चाइना पर डिपेंड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स काफी सारे नजर आ रहे हैं। सरकार इस पर काफी कुछ काम कर रही है, काफी कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया की जो जनता है उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप की भी भावना आनी चाहिए कि हमें कुछ खुद करना है। सरकार सपोर्ट करेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमको भी देखने की जरूरत है। हमको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि सिर्फ हमें सरकारी नौकरी चाहिए। ये इंडिया में बहुत बड़ा अभी गैप है, कभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चाइना ने क्या किया, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में जंप किया, और चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह है अगर कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया से कहीं बड़ा है। बहुत ही बड़े स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया में बहुत ही छोटे छोटे स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंडिया के जो इकोनॉमी है, इंडिया ने एग्रीकल्चर से मूव किया सर्विसेज में। हालांकि काफी इसके फायदे भी हुए हैं, लेकिन कुछ नुकसान हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। सर्विसेज से वजह से नहीं, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग उतना फोकस नहीं किया काफी सालों तक। तो सर्विस में अगर बात करें तो हमारा आईटी, आईटीएस हो गया, फाइनेंस हो गया, बाकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, केपीओ, बीपीओ, इनमें हमने काफी ग्रो किया और काफी बड़े नाम आपको मार्केट में मिल सकते हैं, है ना। इंडिया ने काफी इसमें काम किया है और बहुत अच्छा दबदबा इंडिया का इन फील्ड में है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो चाइना का दबदबा है वैसा इंडिया का नहीं बना है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है मेक इन इंडिया की, है ना। भारत सरकार ने नारा दिया है मेक इन इंडिया, और काफी सारे नए नए इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिल रहा है तरह तरह के स्कीम से, लेकिन अभी भी ये सिर्फ शुरुआत ही है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और हमको अपने आप को ही बेंचमार्क रखते हुए बेटर करना है। हालांकि जो भी दुनिया है उसको भी हमको नजर में रखना पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि चाइना से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, चाइना कंपटीटर है तो है, ठीक है ना। यूएस अगर रोल प्ले करता है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना क्या करता है, बाकी कंट्री क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी के कंडीशन पर भी हम पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा पाकिस्तान क्या करता है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, इस पर हमारे कंट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पड़ोसी में क्या हो रहा है उसको छोड़ो, हमको अपने कंट्री तक देखना है, हमको पड़ोसियों को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कुछ चीजों में हमको फायदा और बहुत सारी चीजों में हमको नुकसान हो सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में लिख के बताइए। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, कुछ अगर सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए और बनाएं, किसी और टॉपिक पे बनाएं, तो कमेंट में लिख के हमको बताइए। अगले वीडियो में मैं आपको चाइना और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है कि चाइना में और इंडिया में क्या कंपैरिजन है और क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार।